नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गन्ना भारत में बोई जाने वाली प्रमुख पारंपरिक फसलों में से एक है। किसान गन्ने की खेती नगदी फसल के रूप में करते हैं। गन्ने का उपयोग गुड़ और चीनी बनाने के साथ साथ और भी कई चीजें बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए किसान गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। देश में मानसून सक्रिय है और बरसात के इस मौसम में किसानों को गन्ने की फसल का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बारिश के मौसम में अधिक नमी और तापमान के कारण फसल में कीट और बीमारियां लगने की भी आशंका बनी रहती है। किसानों को इस मौसम में गन्ने की देखभाल कैसे करनी है और किस तरह से समसामयिक कार्य इस समय गन्ने की फसल में करने हैं, इन सब पर आज हम विचार विमर्श में चर्चा करेंगे। तो गन्ने की देखभाल पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर SN सिंह जी और गन्ना शोध संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर SK पाठक जी। आइए कार्यक्रम में बातचीत की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती किसानी से जुड़ा है। पारंपरिक फसलों गेहूं और धान की खेती के अलावा किसान गन्ने की खेती भी बड़े पैमाने पर करते हैं। गन्ना एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है। विषम परिस्थितियां होने पर भी गन्ने की फसल पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता और इन्हीं विशेष कारणों से गन्ने की खेती अपने आप में सुरक्षित और लाभ की खेती मानी जा सकती है। गन्ना एक प्रमुख बहुवर्षीय फसल है और अच्छे प्रबंधन से साल दर साल इससे अधिक मुनाफा लिया जा सकता है। इसके अलावा गन्ने की बुआई के लिए इसकी उन्नत किस्मों का चयन करना फायदेमंद रहता है। गन्ने की खेती के कई फायदे हैं, जैसे प्रचलित फसल चक्रों जैसे मक्का गेहूं या धान गेहूं, सोयाबीन गेहूं की तुलना में गन्ने की खेती से अधिक लाभ मिलने की संभावना रहती है। गन्ना एक कम जोखिम भरी फसल है, जिस पर रोग, कीट और विपरीत परिस्थितियों का अपेक्षाकृत कम असर होता है। गन्ने के साथ अंतर्वर्तीय फसल लगाकर 3 से 4 महीने में ही प्रारंभिक लागत मूल्य ली जा सकती है। हालांकि गन्ने की अधिक और बेहतर पैदावार के लिए इसकी उचित देखभाल करना भी काफी जरूरी है। वैसे तो इस समय पूरे देश में मानसून की बरसात हो रही है, लेकिन बरसात नहीं होने की स्थिति में 15 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें। हल्की मिट्टी वाले क्षेत्र में फसल को गिरने से बचाने और देर से फूटने व कल्लों को निकलने से रोकने के लिए बरसात शुरू होते ही पौधों की जड़ों पर अच्छी तरह मिट्टी चढ़ा दें। फसल की बंधाई कर देनी चाहिए, जिससे फसल गिरे नहीं। फसल गिरने से उपज और गन्ने में शक्कर की मात्रा दोनों कम हो जाती है। बहुत ज्यादा और असामयिक बारिश के कारण आमतौर पर पौधों की ऊंचाई 1.5 मीटर से ज्यादा हो जाती है, जिससे उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में 1.5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली सभी शाखाओं की छटाई कर देनी चाहिए। छटाई करने से कीटनाशक रसायनों के छिड़काव में आसानी हो जाती है। तो अभी आपने देखी है खास रिपोर्ट। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर SN सिंह जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है विचार विमर्श कार्यक्रम में। जी जी धन्यवाद जी। जैसे कि आज हम गन्ना फसल के देखभाल के संबंध में अपने विचार विमर्श कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि गन्ने में लगने वाली खरपतवार किस तरह से गन्ने की बढ़वार और उपज को कैसे प्रभावित कर सकती है, इसके प्रबंधन के क्या क्या उपाय हैं, क्या बताना चाहेंगे किसानों को? जी 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 बिल्कुल सही आपने कहा कि जो हमारे जो खरपतवार हैं गन्ने की फसल के साथ जो ना बहुत कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा करते हैं, सूर्य के प्रकाश के लिए, पोषक तत्वों के लिए और हमारे जो और भी जो दूसरे पोषक तत्व हैं उनके लिए। लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम गन्ना बोने से 60 दिन तक जाना जो प्रबंधन कर लेते हैं सो कर लेते हैं, लेकिन इस समय अवस्था ऐसी आ गई है कि गन्ना काफी बड़ा हो गया है और बड़ा होने के बाद भी गन्ने में जो है ना कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो गन्ने को बहुत परेशान करते हैं। उनमें से जो है ना कुछ एक ऐसे खरपतवार होते हैं जो गन्ने की पौधों को लपेटते हैं
और इस तरह से लपेटते हैं कि जो गन्ने की उपज है 15 से 20% में उसमें कमी आ जाती है। और सबसे बड़ी जो बाधाएं आती हैं, सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो गन्ना कटाई के समय आती है कि हमारे किसान भाई ऐसे खरपतवारों से लैस जो गन्ना होता है उसकी कटाई नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया समय है ऐसे खरपतवारों के प्रबंधन के लिए। इसमें एक दवा आती है जिसका कि नाम है मेट्रीब्यूजिन। किसान भाइयों, मेट्रीब्यूजिन इसकी लगभग 1.25 किलोग्राम मात्रा को आप 1100 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देंगे। और उसके 1 या 2 दिन बाद एक दूसरी दवा आती है जिसको कि हम 2,4-D के नाम से जानते हैं। इसकी 1.5 किलोग्राम मात्रा और 1100 लीटर पानी में मिला करके गन्ने के ऊपर छिड़काव कर देंगे तो जो आइपोमिया नाम का एक जो खरपतवार होता है जो गन्ने की पौधों को लपेटता है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इसके साथ साथ अन्य जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कार्य करने से आपका जो गन्ना इस समय है खेत में वो खरपतवारों से मुक्त हो जाएगा और आपकी उपज में इस खरपतवार की वजह से कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और उपज आपको अच्छी मिल जाएगी। जी डॉक्टर सिंह, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गन्ना किसानों को आगामी सितंबर-अक्टूबर में शरतकालीन गन्ने की बुआई करने के लिए इस समय मृदा उर्वरकता को बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय करने की आवश्यकता रहती है? जी उस्ताद जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। आज हमारे समय की मांग है और हमारे किसान भाइयों को भी हम लोग जो ना बराबर इस बात की जानकारी देते रहते हैं विभिन्न माध्यमों से कि हमारे जो खेत की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है यानी उसकी जो ताकत है हमारी मिट्टी की वो दिनों दिन कम होती जा रही है। और दिनों दिन कम होने के कारण ये बहुत सारे ये भी हैं कि लगातार कोई ना कोई फसल हमारे खेतों में बनी रहती है। तो वो फसलें जो खेतों में उगाई जाती हैं वो खेतों से हमारी जो मिट्टी है उससे पोषक तत्वों का चूषण बराबर होता रहता है। लेकिन ऊपर से हम लोग इस तरह की जो ना प्रबंधन नहीं करते हैं जिससे कि हमारे खेत की मिट्टी जो ना उसकी उर्वरा शक्ति कायम रह सके। ऐसे में इस समय जो है ना हमारा जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के महीने में भी अगर हमारे किसान भाई जिनको कि सितंबर-अक्टूबर में शरतकालीन गन्ने की बुआई करनी है और शरतकालीन गन्ने की बुआई करने से एक लाभ और भी होता है कि ये ज्यादा उपज देता है और साथ ही साथ ऐसे गन्ने की जो मिठास है यानी जो शर्करा की मात्रा है वो भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन किसान भाइयों को ये जानने की बहुत जरूरत है कि जो सितंबर-अक्टूबर में आप गन्ना बोने जा रहे हैं, जिस खेत में बोने जा रहे हैं उस खेत की मिट्टी को आपको और ताकतवर बनाना है। और उस मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए इस समय सबसे बढ़िया समय यह है कि आप अपने खेत में ढेंचा, जो हमारी हरी खाद फसल के रूप में जाना जाता है जी, ढेंचे की फसल की बुआई कर दें। और जब ये ढेंचे की फसल करीब 30-35 दिन की हो जाए तो इस फसल को उसी खेत में पलट दें जिससे कि ये दलहनी फसल है। दलहनी हमारी जो फसल ढेंचे के रूप में जो ये है इसको अगर हम पलट देंगे तो हमारे खेत की जो मिट्टी है वो ताकतवर हो जाएगी। और ऐसी मिट्टी में जब आप यूरिया, डीएपी या म्यूरेट ऑफ पोटाश वगैरह जब डालते हैं तो उससे अच्छा फायदा आप ले सकते हैं और हमारे खेत की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और मिट्टी का जो सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य का उसकी जो ताकत का जो द्योतक होता है वो ऑर्गेनिक कार्बन होता है। ऑर्गेनिक कार्बन अगर खेत में बढ़ जाता है तो जो जैव उर्वरक भी अगर हम खेतों में डालते हैं तो उससे भी फायदा लिया जा सकता है। क्योंकि ये देखने में आया है कि जब हम जैव उर्वरकों का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं तो उससे परिणाम हमको उत्साहवर्धक नहीं मिलते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे खेत की जो मिट्टी है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, जो हम ढेंचे की फसल को सड़ाने के बाद खेत में लेते हैं तो वो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जब कम हो जाती है तो जैव उर्वरकों के प्रयोग से, यानी जो जैव उर्वरक जिनमें की जो ऐसे असंख्य जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में तभी अच्छा काम कर सकते हैं जब उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए
खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगी। तो अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आपने ढेंची की फसल बो करके उसको पलट करके सड़ा करके मिट्टी में मिट्टी की ताकत को बढ़ा दिया है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ा दिया है, तो जैव उर्वरकों से भी अच्छा फायदा हमारे किसान भाई ले सकते हैं। जी, जैसे कि अक्सर जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी राय होती है किसानों को गन्ने में मिट्टी चढ़ाने के लिए, तो इस समय गन्ने में मिट्टी चढ़ाना क्यों और कैसे लाभकारी हो सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया चीज आपने पूछी। देखिए, हमारे जो उत्तर भारत की जो गन्ने की फसल है उसमें क्या होता है कि 3 ऋतुओं में गन्ने की बुआई होती है। एक तो हम सितंबर अक्टूबर में बोते हैं जिसको कि हम शरतकालीन गन्ना बोलते हैं। दूसरा हम बोते हैं फरवरी और मार्च में जिसको कि हम बसंतकालीन गन्ना बोलते हैं। और तीसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऐसे गन्ने की फसल की खेती होती है जो गेहूं की कटाई के बाद करते हैं और इसको हम देर से गन्ने की फसल बोलते हैं। तो इस समय हमारे खेत में जो गन्ना है उसको हम शरतकालीन वाला जो गन्ना है जो पिछले साल 2019 में बोया गया होगा ऐसा गन्ना सितंबर अक्टूबर में, तो उसमें जना बहुत सारे कल्ले फूट चुके होंगे और अब ज्यादा कल्ला बनना जरूरी भी नहीं है। तो ज्यादा कल्ले ना बने हमारे ऐसे गन्ने के पौधों से, क्योंकि अब गन्ने अगर कल्ले उसमें बनेंगे यानी जो टिलर्स बनेंगे तो वो हमारे मुख्य फसल यानी जो पहले से बने हुए कल्ले हैं उनको कमजोर करेंगे और हमारी गन्ने की उपज जो है ना वो कम होगी, गन्ने की मिठास में की मात्रा में कमी आ जाएगी। ऐसे कल्ले जो इस समय बन रहे होते हैं उनको हमें बनने से रोकना है। तो अगर हम मिट्टी चढ़ा देंगे तो देर से बनने वाले कल्ले जो है ना वो भी नहीं बनेंगे। और ऐसे में ये भी है कि जहां पानी ज्यादा हो रहा है इस समय, जहां जलभराव की स्थितियां आ रही हैं, वहां पर जब आप मिट्टी गन्ने में चढ़ा देंगे तो जहां से आप मिट्टी लेंगे वो जगह नालियों के रूप में काम करेगी और जल जहां पर ज्यादा पानी भर गया है वहां से पानी निकल करके और आपका जो गन्ने का खेत है वो जल भराव से थोड़ा बहुत मुक्त जरूर हो जाएगा। जी डॉक्टर सिंह, साथ ही जैसे हम सभी जानते हैं कि इस वक्त मॉनसून जो है वो देश भर में जो है वो छाया हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं मॉनसूनी बरसात कम हो रही है तो कहीं ज्यादा हो रही है। ऐसे में गन्ना किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे गन्ने की फसल को किसी तरह का जो नुकसान है वो ना पहुंचे? देखिए, हमारे जो है ना गन्ने की फसल इस समय जो है ना, ये बात आपने बिल्कुल सही है कि इस समय हमारे उत्तर भारत में कहीं कम वर्षा हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा हो रही है। जी। तो जो जहाँ कहीं बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है तो वहां पर हमारे गन्ने की फसल जो है ना करीब 2.5-3 फीट या कहीं कहीं 4 फीट पानी भरा हुआ है। और ये पानी का जो भराव है अगर ये काफी दिनों तक बना रहता है तो गन्ने में जो है ना विशेष तरह के परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। एक परिवर्तन तो ये दिखाई देने लगता है कि जो हमारे गन्ने की फसल है उसमें पीलापन आपको नजर आएगा। जी। पीलापन इसलिए नजर आता है कि जब कोई बच्चा छोटा होता है उसमें कोई समस्याएं आ जाती हैं तो उसकी बढ़वार रुक जाती है, उसमें पीलापन सा दिखाई देने लगता है। इसी तरह से हमारे गन्ने में पीलापन तब दिखाई देने लगता है जब जड़ों से पोषक तत्वों का उपभोग हमारी गन्ने की पौध नहीं कर पाती है, तब इस तरह की स्थितियां आती हैं। और ये स्थितियां क्यों आ जाती हैं कि जो हमारी गन्ने की जड़ें हैं जहां पर उनको श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर वो पोषक तत्वों को कैसे उपभोग करके पौधों को पहुंचाएंगे। इस तरह से जो पोषक तत्वों को लेने की प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। इस तरह से हमारे खेत से पानी का निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। जी। तो पानी को निकालने के लिए जरूरी यह है कि हम एक तो गन्ने में मिट्टी चढ़ाएं और साथ ही साथ कुछ इस तरह की व्यवस्था करें कि खेत के किनारे से जहां से स्लोप ज्यादा हो, जहां से ढलान ज्यादा हो, वहां पर खेत के किनारे एक छोटी सी नाली बना दें जिससे कि पानी निकल जाए। और पानी निकलने के साथ ही साथ हमको ये करना चाहिए कि पूरे गन्ने में जहां पर इस तरह की स्थितियां आ गई हैं वहां पर थोड़ी सी भारी मिट्टी चढ़ाई जाए जिससे कि जहां जहां से मिट्टी निकलेगी वहां पर नालियां बन जाएंगी और पानी आपका खेत से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। और खेत में पानी कम होगा तो गन्ने की जो जड़ें हैं वो अपना काम अच्छे तरह से कर पाएंगी और गन्ने की फसल में कोई विशेष तरह का नुकसान नहीं होगा। जी,
वहीं डॉक्टर सिंह, अभी तो आप काफ़ी अच्छी जो है वो जानकारियां दे रहे हैं और हम उम्मीद भी करेंगे कि ये जानकारियां जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो सुन रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं ये उनके काम भी आने वाली हैं। लेकिन वहीं दूसरे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पौधा गन्ने के साथ साथ इस समय पेड़ी गन्ने की फसल भी खेतों में जो है वो लगी है। ऐसे में गन्ना किसानों को पेड़ी गन्ने की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जी 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 देखिए, इस समय जो है ना दोनों तरह की स्थितियां हैं। इस समय हमारे खेतों में गन्ने की जो पौधा है, पौधा गन्ना भी है और पेड़ी गन्ने की फसल भी है, और ये जो अनुपात होता है लगभग आधा आधा होता है। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें या उत्तर भारत में देखें तो 50% में पौधा गन्ने की फसल होती है और 50% में पेड़ी गन्ने की फसल होती है। और पेड़ी गन्ने की फसल को लेना इसलिए भी आवश्यक होता है कि पेड़ी गन्ने से हमें मुनाफा अच्छा मिलता है, किसान भाइयों को पौधे गन्ने की अपेक्षा मुनाफा अच्छा मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान भाइयों से गलतियां हो जाती है जाने अनजाने में, कि वो सोचते हैं कि हमारी जो पेड़ी है गन्ने की फसल है ये भगवान की दी हुई है, ये अपने आप हो जानी है। लेकिन ऐसा नहीं है किसान भाइयों, इसको भी हमें उसी तरह का प्रबंधन करना होगा जैसे हम गन्ने की पौधे गन्ने की फसल में करते हैं जी। इस समय भी हमें देखिए, पेड़ी गन्ने में इस समय क्या है कि अगर किसान भाइयों आपने जो यूरिया की मात्रा है अगर आप नहीं दे पाए होंगे और खेतों में पानी भर चुका है, तो ऐसे में एक व्यवस्था और भी होती है कि जो हमारी यूरिया उर्वरक होते हैं उसका हम पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। पर्णीय छिड़काव का किसान भाइयों मतलब ये हुआ कि 3% यूरिया का घोल, यानी 3 किलोग्राम यूरिया और 100 लीटर पानी का घोल बना लेंगे, और उसी में अगर आपने जो ना आपको लगता है कहीं जिंक सल्फेट मिलता है तो 50 ग्राम आपने जिंक सल्फेट ले लिया, 50 ग्राम आपने जो ना आयरन सल्फेट ले लिया। अगर ये कुछ भी नहीं मिलता है तो आप केवल 3% यानी 3 किलोग्राम यूरिया, 100 लीटर पानी और 1.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, इन दोनों का घोल बना करके और एक ढक्कन अगर आपने कोई भी कीटनाशक दवा उस घोल में डाल दी है और उसका पर्णीय छिड़काव कर दिया है हजारे की सहायता से, तो किसान भाइयों आप देखेंगे कि ऐसे पर्णीय छिड़काव जब किया जाता है तो यूरिया यानी नाइट्रोजन, म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी पोटाश, ये दोनों तत्व तो गन्ने की पत्तियों के द्वारा 48 घंटे के अंदर ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। और आप ये देखेंगे कि हमारे गन्ने की पत्तियों का रंग गहरा हरा और चमकीले रंग का हो जाएगा। तो जो गन्ने की पत्तियां जमीन के अंदर से पोषक तत्वों का उपभोग नहीं कर पा रही है जल भराव की वजह से, वहां पर पौधा गन्ना हो या पेड़ी गन्ना हो, दोनों ही स्थितियों में हम पर्णीय छिड़काव के द्वारा पौधों में नाइट्रोजन और पोटाश की पूर्ति इस तरह से कर सकते हैं। और हमारे गन्ने की जो पौधा है, गन्ने का जो पौधा है या पेड़ी गन्ने का जो पौधा है, वो कहीं से भी उसमें कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, पेड़ी गन्ने में एक चीज और भी आती है कि पेड़ी गन्ने में भी जो है ना बहुत ज्यादा कल्ले फूटने की जो उसमें एक बात होती है कि उसमें भी कल्ले बहुत ज्यादा फूटते हैं। तो ऐसे कल्लों जो बाद में फूटते हैं उनको हमें जो है ना रोकने की जरूरत होती है, तो वहां पर भी हमको मिट्टी चढ़ाएं। तो ये समय ऐसा आ चुका है कि इस समय में चाहे पौधा गन्ना हो या पेड़ी गन्ना हो, दोनों ही गन्नों में हमें मिट्टी चढ़ाना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि उसमें जो है ना खरपतवार भी इसी काम के तहत खरपतवार भी नियंत्रित रहेंगे, आप में जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और गन्ना गिरता भी नहीं है। अगर आप मिट्टी चढ़ा देंगे दोनों तरफ से, तो अगर तेज हवाएं चलेंगी, पानी खेत में भरा हुआ है तो गन्ना गिरने की संभावना होती है, तो ऐसा गन्ना गिरेगा भी नहीं। जी, तो किसान भाइयों बहनों, लगातार डॉक्टर सिंह आपको गन्ना फसल की देखभाल के संबंध में तमाम जानकारियां दे रहे हैं और इसी के साथ आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सिंह, अब अगर हम खाद उर्वरकों के प्रयोग की बात करें तो क्या इस समय भी खाद उर्वरकों का प्रयोग जो है वो हमारे किसानों को करना चाहिए? देखिए, इस समय जो हमारे गन्ने की फसल है, जुलाई का महीना देखिए खत्म होने जा रहा है, तो ऐसे में जो है ना खाद उर्वरक डालने की संस्कृति नहीं दी जाती है। लेकिन हमने पहले भी आपको बताया कि अगर हमारे किसान भाई जिन्होंने बहुत देर में गन्ने की बुआई की होगी, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है
वहां पर किसान भाई क्या करते हैं कि गेहूं की कटाई के बाद गन्ने की बुआई करते हैं, या पेड़ी गन्ना जो हमारा देर से जो प्रारंभ किया होगा किसान भाइयों ने। तो ऐसी स्थितियों में हम किसान भाइयों को हम सलाह ये देते हैं कि जो पर्णीय छिड़काव यूरिया का और म्यूरेट ऑफ पोटाश का है, इसके जो छिड़काव हैं 15-15 दिन के अंतराल पर 3 या 4 छिड़काव अगर कर देंगे तो जो अंतिम डोज यूरिया की या म्यूरेट ऑफ पोटाश की हमारे किसान भाई नहीं दे पाए होंगे, तो पर्णीय छिड़काव के द्वारा हम उन उर्वरकों की प्रतिपूर्ति आसानी से कर सकते हैं जिन उर्वरकों को यानी यूरिया को हम अभी तक डाल नहीं पाए हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे खेतों में जो है ना कुछ कीड़े मकोड़े भी कहीं दिखने को मिलते हैं, तो पर्णीय छिड़काव के साथ साथ अगर आपने एक ढक्कन कोई कीटनाशक दवा डाल दी है तो वो जो ना हल्के फुल्के जो कीट गन्ने में जाते हैं तो वो भी नियंत्रित रहते हैं। लेकिन यूरिया जो हमारे जो खाद जो उर्वरक हमारे किसान भाई नहीं डाल पाए हैं, तो पर्णीय छिड़काव के द्वारा इस तरह की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं और इससे बड़े उत्साहवर्धक परिणाम हमारे किसान भाई ले सकते हैं। और प्रयोग करने के बाद देखेंगे कि उनकी गन्ने की जो पत्तियां हैं गहरी हरे और चमकीले रंग की हो जाएंगी और आपकी गन्ने की फसल में जो ना पैदावार बराबर होती रहेगी। जी वही डॉक्टर सिंह, अगर हम गन्ने के पौधों की निचली जो सूखी पत्तियां होती हैं अगर उनकी बात करें तो क्या उनको निकालना भी फायदेमंद होगा और ऐसा क्यों करना चाहिए? जी 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 जी, बहुत ही बढ़िया आपने सवाल ये पूछा। देखिए क्या ये होता है कि जब गन्ना हमारा, जैसे कि हमने पिछले साल सितंबर अक्टूबर में गन्ना बोया होगा, तो उस समय तक हमारा गन्ना काफी बड़ा हो चुका होता है। तो ऐसे में जो है ना हम देखते हैं कि हमारे एक गन्ने में इस समय कम से कम नहीं तो 17-18 पत्तियां हो गई होंगी। अगर एक गन्ने को हम देखें तो 17-18 पत्तियां हो गई होंगी। तो हमारे जो ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ पत्तियों की गिनती करें जी, तो करीब 8 से 10 पत्तियां ही हमारे प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों में जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, तो ऊपर से 8-10 पत्तियां ही करती हैं। नीचे की जो शेष पत्तियां होती हैं वो उनमें काम करने की या तो वो क्षमता नहीं रह जाती या ऊपर की पत्तियों द्वारा इतना काम कर लिया जाता है कि वो नीचे की पत्तियां काम नहीं कर पाती हैं। लिहाजा ऐसी पत्तियों को ऊपर से 8-9 पत्तियां छोड़ करके शेष नीचे की पत्तियों को तुड़ाई करके और गन्ने की लाइनों के बीच में ही अगर डाल दिया जाए तो इस तरह से ज्योत्सना जी 2 तरह के फायदा होते हैं किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा। एक फायदा तो ये होता है कि जो पत्तियां तोड़ करके आप गन्ने की लाइनों में नीचे गिरा देते हैं तो वो पत्तियां सड़ने के फलस्वरूप खेत की जो मृदा की जो हमारी ताकत है यानी उर्वरा शक्ति है जी, उसको बढ़ाने में मदद करती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो गन्ने में लगने वाले कीड़े मकोड़े जो छुपे रहते हैं गन्ने की पौधों में उन पत्तियों के सहारे, तो अगर आप उन सूखी पत्तियों को निकाल देंगे तो वो जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी जो है ना उनके साथ निकल करके और बाहर आ जाएंगे और हमारे गन्ने में जो कीड़ों के द्वारा जो आपतन होने वाला है जी, उसमें भी काफी कमी हम लोग कर सकते हैं। तो पत्ती छुड़ाने की, पत्तियां गिराने की जो प्रक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से करना चाहिए। और ऐसे गन्ने में इस समय जो शरद काल में बोया हुआ गन्ना होगा ऐसे में तो ये प्रक्रिया अवश्य ही करें और इससे फायदा उनको निश्चित रूप से मिलने वाला है। बिल्कुल, तो डॉक्टर सिंह आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां आपने गन्ना फसल के संबंध में हमारे किसानों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना समय हमें दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम विचार विमर्श में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में। और आज हम गन्ना फसल की देखभाल के संबंध में तमाम बातचीत जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। बरसात के मौसम में नमी के कारण फसल में कीट और रोग लगने की आशंका बढ़ जाती है। इस समय गन्ने की फसल में पोक्का बोइंग रोग और गन्ने का लाल सड़न रोग, जिसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है, लगने की आशंका रहती है। इन रोगों से बचाव के लिए किसान फसल की उचित देखभाल करने के साथ साथ कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा गुरदासपुर बेधक और सफेद मक्खी का प्रभावी नियंत्रण करने के लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इस समय गन्ने पर चढ़ने वाली खरपतवार आइपोमिया प्रजाति की बेल की बढ़वार होती है। इसे खेत से उखाड़कर फेंक दे, या जब इसके छोटे पौधे खेत में दिखाई पड़े तो मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रयोग करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। गन्ने की फसल में कई दूसरे तरह के रोग लगने की आशंका भी इस समय रहती है। मूल विघ्नल रोग में पौधों की जड़ सड़ जाती है, छाल के नीचे पीला सा पदार्थ जमा हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए अगेती बुआई करनी चाहिए। वीटावैक्स 0.1%, वीटावैक्स 0.1% और ब्लाइटोक्स 0.3% प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करें। इसके अलावा इस समय गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग होने की आशंका भी रहती है। इस रोग के होने पर नई निकलने वाली पत्ती पीली पड़ने लगती है और पृष्ठभाग के मध्य शिरा पर काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद 10 से 15 दिनों में ग्रसित पौधा सूखने लगता है। अगर गन्ने में ये सब लक्षण दिखाई दें तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से बचाव के उपाय करें। आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी ले सकते हैं। इसके अलावा गन्ने की फसल को कीटों और रोगों से बचाने के लिए खेतों में नियमित निरीक्षण करते रहें और बीमारी से ग्रसित पौधों को थान सहित निकालकर खेत के बाहर नष्ट कर दें। आज हम गन्ना फसल के संबंध में तमाम जो है वो बातचीत कर रहे हैं, जानकारियां हासिल कर रहे हैं। और आइए अब हम स्वागत करते हैं डॉक्टर एस.के. पाठक का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में। थैंक यू मैडम। जी डॉक्टर पाठक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गन्ने में पोका बोइंग रोग को किसान कैसे पहचाने और रोकथाम के क्या उपाय हैं इसके? एक्चुअली जो ये बरसात का मौसम चल रहा है, इस समय ये पोक्का बोइंग बीमारी का प्रकोप गन्ने में आता है जी। और
ये जो पोक्का बोइंग बीमारी है, ये बेसिकली एक फंगस होता है। ये फ्यूजेरियम स्पीसीज के कई फंगस होते हैं, मोनिलीफारम, वर्टिकुलाइट्स, इनके द्वारा ये बीमारी होती है। और जब इस फंगस का प्रकोप गन्ने में होता है तो गन्ने के अगोले की जो पत्तियां होती हैं उसमें ऊपरी सतह पे और निचली सतह पे जगह जगह पे धब्बे बन जाते हैं। और जब ये धब्बे बन जाते हैं तो जब इसका रोग का प्रकोप और बढ़ता है, इसकी संक्रमणता और बढ़ती है, तो ये काला पड़ जाता है और जगह जगह से सड़ करके पत्तियां गिरने लगती हैं। और जब इसकी सेकेंड स्टेज आती है तो सेकेंड स्टेज में जो अगोले की पत्तियां होती हैं, अगोले की पत्तियों के ठीक नीचे जो गन्ने बनते हैं, पोरियां जो बनती हैं, वो पोरियां बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं और उस पे चाकू जैसे कटे हुए निशान दिखाई पड़ते हैं। तो ये इसकी सेकेंड स्टेज होती है, जिसको हम नाइफ कट स्टेज कहते हैं। और जो थर्ड स्टेज होती है, उस थर्ड स्टेज में पूरा टाप जो ऊपर का अगोला का हिस्सा होता है वो सड़ जाता है, सड़ करके सूख जाता है और गन्ना, पूरा गन्ने का जो पौधा होता है वो एक भाले की तरह दिखाई पड़ता है। तो ये 3 स्टेज होती है। और जब तीसरी स्टेज गन्ने में आ जाती है, जिन गन्नों में ये तीसरी स्टेज आ जाती है, उसके साथ साथ उसमें विल्ट, उकठा रोग जो गन्ने का होता है, उसके भी आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जिस गन्ने में ये तीसरी स्टेज आ जाती है उसको बीज के रूप में किसान भाई ना प्रयोग करें। और अगर हम इसके नियंत्रण की अगर हम बात करें तो इसको हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और बावस्टीन का स्प्रे करके हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% का मतलब है कि 100 लीटर पानी में 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल करके और 15 दिन के अंतराल पे अगर इसका छिड़काव कर दें तो इस बीमारी को हम पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं जी। अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं, बावस्टीन 0.1%, 100 लीटर पानी में 100 ग्राम, इसी दर से प्रयोग करके और इस बीमारी को किसान भाई नियंत्रित कर सकते हैं। जी डॉक्टर पाठक, हमें ये सुनने को मिलता है कि कई बार किसान गन्ने में लाल सड़न रोग की भी शिकायत जो है वो करते हैं। तो ये लाल सड़न रोग के लक्षण क्या हैं और इस रोग से गन्ने की फसल को कैसे बचाया जाए? जी बिल्कुल, एक्चुअली गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है इसको हम कैंसर रोग भी कहते हैं, गन्ने का कैंसर रोग भी कहते हैं। और कैंसर हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जब ये बीमारी आ जाती है गन्ने में तो इसका कोई समुचित नियंत्रण फिलहाल अभी तक नहीं है। तो इसमें जो प्रिवेंटिव मेजर हैं वो अपनाना चाहिए। मैं बता दूं ये बीमारी के लक्षण इसी समय जुलाई अगस्त महीने में दिखाई पड़ते हैं जी। और जब इस बीमारी का प्रकोप हो जाता है तो उसमें गन्ने के जो अगोले की ऊपर से तीसरी और चौथी पत्ती है वो एक किनारे से या दोनों किनारों से ये सूखनी प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे देखते देखते ये पूरा अगोला सूख जाता है। जब हम गन्ने के तने को फाड़ करके देखते हैं तो गन्ने का तना पूरा लाल हो जाता है और उस पर जगह जगह सफेद धब्बे दिखाई पड़ते हैं जी। और जब हम इसको स्मेल करते हैं तो इसमें से सिरके और एल्कोहल जैसी गंध भी आती है। लाल सड़न रोग का ये असली पहचान यही है जी। तो इस तरह के लक्षण दिखते हैं। तो इससे जो नुकसान होता है, कभी कभी 100% तक हमारी उपज पूरी नुकसान हो जाती है। और अगर चीनी पत्ते की हम बात करें तो जब इस रोग का प्रकोप होता है तो गन्ने में जो चीनी बनती है वो सुक्रोज के रूप में होती है। और सुक्रोज क्या होता है, जब इस रोग का प्रकोप होता है तो इसमें जब इस बीमारी का प्रकोप होता है तो इन्वर्टेज नामक एंजाइम बहुत ज्यादा बनता है जी। तो इसके बनने से जो हमारी चीनी होती है, सुक्रोज होती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल जाती है, जिससे मोलासी सीरा ज्यादा बनने लगता है, क्रिस्टल नहीं बनते, चीनी के क्रिस्टल नहीं बनते हैं। तो ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। इस तरह के लक्षण अगर किसान भाई को अपने खेत में दिखाई पड़े, इस समय अगर दिखाई पड़ता है तो वो तुरंत जिस क्लम्प में, जिस मूढ़ में अगर वो दिखाई पड़ता है तो पूरी मूढ़ को उखाड़ करके नष्ट कर दें और उस मूढ़ में, उस गड्ढे में ब्लीचिंग पाउडर डाल दें, 10 से 20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल दें। और इसके जो प्राथमिक संक्रमण है उसको कुछ हद तक कम करने के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में 1 से 2 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके और गन्ने की लाइनों में अगर डाल दें तो इसके संक्रमण को कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। इसको पूरी तरीके से नियंत्रण तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ हद तक कम कर सकते हैं जी। अब जिस खेत में इस बीमारी का प्रकोप हो गया है किसान भाई, उसमें के किनारे किनारे मेड़बंदी अवश्य कर दें क्योंकि जिस खेत का पानी अगर दूसरे खेत में जाएगा गन्ने के खेत में तो दूसरा गन्ने का खेत भी हमारा प्रभावित हो जाता है। तो मेड़बंदी कर दें और उसमें अगले साल गन्ने की फसल लाने जिसमें इस बीमारी का प्रकोप हो गया है, फसल चक्र अपनावें इस तरीके से। और जब भी गन्ने की बुआई करें स्वस्थ बीज की बुआई करें, उपचारित करके बुआई करें तो हम इस गन्ने को इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं जी। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है वो आपने यहाँ पर बताई है। साथ ही मैं आपसे डॉक्टर पाठक ये भी जानना चाहूंगी कि मॉनसून के इस सीजन में गन्ने की फसल में कौन कौन सी बीमारियां लगने की आशंका रहती है? इसके अलावा जो और बीमारियां हम इस बरसात के मौसम में जो आती हैं
एक विल्ट, जैसा मैंने अभी पहले चर्चा किया, उकठा रोग के आने की संभावना हो जाती है। इसके लक्षण अभी से दिखाई पड़ने लगते हैं, लेकिन इसका जो कंप्लीट लक्षण है, पूरी तरह से लक्षण इसका मानसून काल के बाद में दिखाई पड़ता है। इसमें क्या होता है कि ये भी एक फंगल बीमारी है, फंगस के द्वारा ये बीमारी आती है जी। जब इस फंगस का प्रकोप होता है तो गन्ने की पत्तियों की जो मध्य सिरा होती है, वो मध्य सिरा पहले पीली पड़ जाती है। ये किसान भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें जो मध्य सिरा होती है वो पीली पड़ जाती है, जबकि लाल सड़न रोग होता है, जो रेड राट होता है, उसमें गन्ने की मध्य सिरा में जगह जगह पे लाल धब्बे पाए जाते हैं। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है लाल सड़न और उकठा में, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं जी। तो पहले तो मध्य सिरा पीली पड़ जाती है और धीरे धीरे पूरा अगोला इसका सूख जाता है। जब सूख जाता है तो इसके जब गन्ने के तने को हम फाड़ कर देखते हैं तो इसका जो तना होता है एकदम खोखला हो जाता है, अंदर से एकदम खोखला हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। और इसके जब तने को हम तोड़ते हैं तो ये गन्ना टूटता नहीं है, पिचक जाता है, जगह जगह से पिचक जाता है। तो ये उकठा रोग की पहचान है। और इसमें भी हम जिस क्लम्प में अगर हुआ है तो इसको उखाड़ के हमें फेंक देना चाहिए, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए और उखाड़े हुए स्थान पे ब्लीचिंग पाउडर का वहाँ पे हमें प्रयोग कर देना चाहिए, जिससे इसका संक्रमण और ना फैलने पावे जी। इसके अलावा इस मौसम में जो और बीमारी आती है वो है लीफ स्कार्ड, जिसको हम पतसूखा बीमारी कहते हैं। इसमें किसान भाइयों को ये देखने की जरूरत, जब ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और जब इसका प्रकोप होता है तो गन्ने की पत्ती और पत्रकंचुक, जो पत्रकंचुक उसको कहते हैं जो गन्ने पत्ती का वो हिस्सा जो गन्ने के तने से चिपका हुआ होता है जी। तो पत्ती पे और पत्रकंचुक पे दोनों पे पहले सफेद सफेद धारियां दिखाई पड़ती हैं। और जैसे जैसे गन्ने की पत्ती की बढ़वार होती जाती है उस तरीके से ये धारियां चौड़ाई में बढ़ती चली जाती हैं और धीरे धीरे सफेद रंग से फिर ये गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाती हैं जी। और जब हम इसको गन्ने के तने को फाड़ करके देखते हैं तो जो एकदम बीच में लाल रंग की धारियां, बहुत पतली पतली धारियां दिखाई पड़ती हैं। तो ये इसके लक्षण हैं। जब इस तरह के लक्षण दिखाई पड़े तो किसान भाइयों को ये समझ जाना चाहिए कि ये इसमें लीफ स्कार्ड, जो पतसूखा बीमारी है, इसका प्रकोप हो गया है। कई बार किसान भाइयों को ये लगता है कि ये बीमारी अपने आप ठीक भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि इसमें अगर उनके लक्षण अंदर रहते हैं, इसका संक्रमण अंदर रहता है, तो ये अगली फसल में भी हमें प्रभावित कर सकता है। तो अगर इस तरह के लक्षण दें तो हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.01%, मतलब 100 लीटर पानी में 10 ग्राम ये डाल करके और इस रेशियो से अगर हम इसका स्प्रे कर देते हैं तो हम पतसूखा बीमारी, लीफ स्कार्ड डिजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो किसान भाइयों बहनों, जैसे कि अभी आप डॉक्टर पाठक को सुन रहे हैं और उन्होंने अभी ये बताया कि कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन समाधान भी साथ ही साथ आपने जाने। वहीं डॉक्टर पाठक, अगर हम इस मौसम में लगने वाले कीटों की बात करें तो कौन कौन से कीटों का प्रकोप हो सकता है गन्ना फसल में और कैसे उनका उपचार किया जाए? देखिए, गन्ने की फसल को जो कीट नुकसान पहुंचाते हैं वो बेसिकली 4 तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो होते हैं भूमिगत कीट, जो गन्ने का जो हिस्सा जमीन के अंदर रहता है उसको काट करके नष्ट कर देते हैं। उसमें मुख्य रूप से दीमक और व्हाइट ग्रब आते हैं। इस समय बरसात के मौसम में अगर बात करें तो व्हाइट ग्रब के प्रकोप कहीं कहीं पे देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो बेधक कीट हैं, बेधक कीट जो गन्ने के तने को बेध करके और उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और गन्ने के तने को नुकसान पहुंचाते हैं, वो बेधक कीट में अगर वर्षाकालीन बेधक करें, जो कई बेधक गर्मियों में भी आते हैं बेधक कीट, अगर बारिश की बात करें तो इस समय तना बेधक आते हैं, पोरी बेधक आते हैं, गुरदासपुर बेधक आते हैं, प्लासी बेधक, ये सब कीट इस समय बेधक कीटों का प्रकोप होता है। और कुछ कीट ऐसे होते हैं जो गन्ने की पत्तियों को कुतर करके खाते हैं, तो वो जैसे ग्रास हापर हुए, टिड्डा हुए हैं, वो उनका भी प्रकोप इस समय बरसात के मौसम में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा चूसक कीट होते हैं। चूसक कीट मतलब गन्ने की पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे गन्ने की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उनकी बढ़वार रुक जाती है, तो उस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। चूसक कीट में अगर हम बात करें इस समय वर्षाकालीन में, तो इस समय मिलीबग कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। तो ये कीट इस तरह ये कीट हैं जो वर्षाकालीन में हमारी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं जी। तो डॉक्टर पाठक, ये तो बात हो गई कि कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है, कौन कौन सी बीमारियों का प्रकोप होता है। तो वहीं हम दूसरी ओर ये भी देख रहे हैं कि इस समय टिड्डी दल का भी जो है वो काफ़ी जो है वो प्रकोप हमारे गन्ने की फसल में देखा जा रहा है। कई तरह की फसलों में जो है वो इनका हमला भी हो रहा है टिड्डी दल का। तो किस तरह से गन्ने की फसल को नुकसान से बचाया जाए ऐसे में? बिल्कुल, एक्चुअली टिड्डी दल, जैसा कि किसान भाई हमारे जानते हैं कि जब भी ये टिड्डी दल आता है पूरे झुंड में आता है जी। ये काफी लंबी, इनकी 1-1 किलोमीटर लंबी इनकी जो होती है वो
लंबाई में ये होते हैं, झुंड में आते हैं। तो जब ये झुंड चलते हैं तो हमें पहले से भी अभी काफ़ी, चूंकि हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कभी एक्टिव हो गए हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो हमें पता चल जाता है कि टिड्डी दल किस दिशा में मूव कर रहा है। तो उसके पहले हमें ये टिड्डी दल किसी किसान भाई को व्यक्तिगत रूप से अकेले नियंत्रण करने से नहीं होगा, हमें इसमें सामूहिक नियंत्रण की जरूरत होती है। अगर हमें पता है कि टिड्डी दल का हमारी तरफ मूव कर रहा है, हमारे गांव की तरफ मूव कर रहा है, तो हम सभी गांव वालों को सबसे पहले बात तो हमें कुछ इस तरह के साउंड करना चाहिए, ध्वनि करना चाहिए, जैसे कुछ बजाना चाहिए या आवाज करना चाहिए, सामूहिक रूप से आवाज करना चाहिए, जिससे ये टिड्डी दल वहां पे ना रुक करके और आगे चले जाएं। जी। कई बार ऐसा होता है कि टिड्डी दल होता क्या है कि दिन भर ये टिड्डी दल चलते हैं और शाम को जाकर के कहीं ना कहीं रुकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है, टिड्डी दल आ गया है, तो वहां पे फिर क्लोर पहले से भी हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। क्लोरपाइरीफास 20 EC 5 लीटर का स्प्रे करके हम स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज कि टिड्डी दल जब आता है तो ये टिड्डियां जहां पे बैठती हैं, खासकर नदी के किनारे, नहर के किनारे, ऐसी जगहों पे बैठते हैं और वहां पे ये अपने अंडे देते हैं। जी। तो हमें ऐसी जगहों पे वहां पे गुड़ाई कर देना चाहिए, जुताई कर देना चाहिए, जिससे इनके अंडे नष्ट हो जाएं और अगले सालों में इनकी जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ने ना पावे। तो इस तरीके से हमें प्रिवेंटिव मेजर लेकर के और टिड्डी दल का हमें नियंत्रण करना चाहिए। जी। तो कई तरह के उपाय जो है वो टिड्डी दल से अपनी फसल को बचाने के लिए जो हमारे किसान है वो कर सकते हैं। वहीं ये भी माना जाता है कि जब मॉनसून की बरसात होती है तो वो कई फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन कई के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हम गन्ना फसल की बात करें तो मॉनसून की बरसात गन्ने की फसल के लिए किस तरह से होती है? मानसून की बरसात हमारे गन्ने की फसल के लिए तो बहुत ही उपयोगी है और मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो समय चल रहा है, खासकर जुलाई से लेकर के और सितंबर तक, ये गन्ने की बढ़वार का सबसे पीक पीरियड चल रहा है। पीक पीरियड मीन्स कि इस समय ये जो 3-4 महीने होते हैं, इस महीनों में गन्ना अपनी पूरी बढ़वार का 85%, लगभग 80 से 85% इसी समय ग्रोथ कर लेता है। जी। तो और एक सप्ताह में, जुलाई से लेकर के और सितंबर तक की अगर बात करें, तो एक सप्ताह में गन्ना लगभग 4.5 पौने 5 इंच प्रति सप्ताह की दर से बढ़ता है। तो इसीलिए गन्ने को इसको एलांगेशन फेज भी कहते हैं, ग्रैंड ग्रोथ फेज कहते हैं। बढ़वार का बहुत ही पीक पीरियड चल रहा है, तो ये बहुत ही सही समय। इसमें किसान भाइयों को ये ध्यान देने की जरूरत है, अगर इस समय करीब 20 से 25 दिन तक अगर बारिश नहीं होती है तो गन्ने की सिंचाई अवश्य कर दें, क्योंकि जैसा मैंने बताया ग्रैंड ग्रोथ चल रही है, बढ़वार का पीक पीरियड चल रहा है। तो अगर हम सिंचाई नहीं करते हैं तो हमारी बढ़वार प्रभावित होती है। दूसरी तरफ हमारी फसल को सघन निगरानी की आवश्यकता होती है, चाहे कीट हो चाहे बीमारी हो, क्योंकि अगर इस समय हम कीट और बीमारी का नियंत्रण अगर समुचित समय पर नहीं करेंगे तो हमारी समझिए कि 4.5 इंच 5 इंच प्रति सप्ताह हमारी बढ़वार कम होगी। तो ये बहुत ही पीक पीरियड चल रहा है, इसमें किसान भाइयों को बहुत सावधानी से ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी तरह का हो तो तुरंत उसका निवारण करें। जी। साथ ही डॉक्टर पाठक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी कुछ समय पहले अभी हमने बात भी करी है कीटों के बारे में, तो बेधक कीटों के नियंत्रण के लिए किसान क्या कर सकते हैं? एक्चुअली इस समय जो बेधक कीट लगते हैं, खासकर तना बेधक, पोरी बेधक, गुरदासपुर बेधक और प्लासी बेधक, ये इस समय इन कीटों का प्रकोप होता है। और इस समय जो ये तना बेधक की बात करें या पोरी बेधक की बात करें, तो ये क्या करते हैं, गन्ने का जो तना होता है, पत्रकंचु लीफ शीथ जिसको बोलते हैं, जो पत्ती का जो हिस्सा तने से चिपका रहता है, उसको खाते हुए गन्ने की आंखों के सहारे ये तने में प्रवेश कर जाते हैं। जी। तो और इस समय दूसरी चीज ये है कि गन्ने की बढ़वार भी काफी हो चुकी होती है, तो कई बार हमें स्प्रे करने में भी दिक्कत आती है। और इस समय जो हमारे रिसर्च हैं, जो हमारे शोध हैं, उसमें ये पाया गया है कि अगर हम इस समय जैविक नियंत्रण अगर करें, जो जुलाई से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर में, और जैविक नियंत्रण में खास करके हम ट्राइकोकार्ड का अगर प्रयोग करें तो वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ट्राइकोकार्ड मतलब कि अगर ये जो ट्राइकोग्रामा काइलोनिस होते हैं, इनके 50,000 वयस्क प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम 15-15 दिनों पे अपने खेतों में प्रत्यारोपित करें। मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को बड़ी सरलता से कि ये कार्ड होते हैं और इस कार्ड पे ही ये कीट होते हैं, और उन कार्ड को छोटे छोटे काट करके हम गन्ने की पत्तियों पे स्टेपल कर देते हैं, नत्थी कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे बेधक कीट हैं, इन बेधक कीटों के जो अंडे होते हैं, उन अंडों पे ये परजीवी के रूप में रह करके और उनको नष्ट कर देते हैं। जब अंडे को ये नष्ट कर देते हैं तो उसमें इसकी आगे की जो पीढ़ी होती है, अंडा है, सूंडी है, प्यूपा है, एडल्ट है, तो वो आगे की पीढ़ी ही नहीं हो पाती है। और ये बहुत ही आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही लाभदायक, बहुत कम पैसे में ये हमारा ये कंट्रोल हो जाता है। तो
तो इस समय बेहतर है कि बेधक कीटों के नियंत्रण के लिए किसान भाई ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करें। ट्राइकोकार्ड कृषि विज्ञान केंद्रों पे, हमारे गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर पे भी तैयार किया जाता है, जगह जगह पे ये तैयार किए जाते हैं। तो इसमें अगर हम गुरदासपुर बेधक की बात करें और पलासी बेधक की बात करें, इसके लिए अगर हम ट्राइकोकार्ड प्रयोग करते हैं तो 1,25,000 वयस्क प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। और पोरी बेधक, तना बेधक, इनके लिए हम 50,000 वयस्क प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें 15-15 दिन के अंतराल पे, जुलाई से लेकर के और सितंबर तक। जी वहीं मेरा एक सवाल आखिरी आपसे ये भी रहेगा यहाँ पे डॉक्टर पाठक के, जैसे कि हम सभी जानते हैं इस वक्त कि पूरा देश नहीं पूरी दुनिया ही जो है वो इस वक्त कोरोना काल से जो है वो निकल रही है, लेकिन अगर हम अभी फिलहाल बात करें अपने गन्ना किसानों के लिए, तो उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए जब वो खेतों में काम करें खासकर? बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसा कि जो दिशा निर्देश समय समय पर हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा जारी हो रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो भी हम क्रियाएं करें खेत में, चाहे इस समय अगर हम बात करें तो गन्ने की बधाई का काम चल रहा है जी, क्योंकि तो उस समय किसान भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारे श्रमिक भाई हैं वो बधाई में भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, एक साथ झुंड में 5-7 लोग ना रहें, जगह जगह दूरी दूरी पे अगर बधाई कर रहे हैं तो एक लाइन पे एक लेबर हो जाए, दूसरी लाइन पे एक लेबर हो जाए, तीसरी लाइन पे एक लेबर हो जाए, इस तरीके, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में सारी लेबर लग करके और गन्ने की बधाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुख्य रूप से जो गन्ने में बधाई का काम चल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें किसान भाई, अपने श्रमिक को भी बता दें। या कोई स्प्रे अगर करना है, हमें किसी कीटनाशक का या फंजीसाइड का स्प्रे करना है, उस समय भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये सारी कर्षण क्रियाएं हमें करनी है। जी, तो इसी के साथ डॉक्टर पाठक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अहम जानकारियां जो है वो हमारे किसानों तक पहुंचाई और आपने अपना इतना समय दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने गन्ना फसल की देखभाल के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की और हम उम्मीद करेंगे कि ये जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के विचार विमर्श कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।